हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अगस्त माह के हैं और उससे रिलेटेड कुछ जो जीके है वो भी मैं आपको कराऊंगा, जो अक्सर आपकी परीक्षा में उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार देश में बाघ की औसत संख्या कितनी है? तो देश में औसत संख्या कितनी है? 3682। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, देश में बाघ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है 2006 से 2022 तक। अगर 2006 में हम बात करते तो कितनी थी? 1411, और 2022 में बढ़कर कितनी हो गई? ये देखो लगातार बढ़ती जा रही है, तो कितनी होगी? 3682। ओके, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया। तो ये याद रखना है कब किया गया? 1973 में। 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? बाघ आबादी की सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण करना था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य उनकी संख्या को कम होने से रोकना था। यह आयोजन विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा घोषित है। ओके, अब केंद्रीय वन जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, वो कौन है? भूपेंद्र यादव। ये भी आपने याद रखना है। अब कुछ मैंने टाइगर रिजर्व दिए हैं। ओके, अब वहाँ पर ये तो नहीं पूछेगा कि हाँ किस टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं, लेकिन कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने दिए ये आपके याद होने चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। अब कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड में। ओके, बांदीपुर कर्नाटक में है, नागौरहोल भी कर्नाटक में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, दुधवा यूपी में है, मुदुमलाई ये केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। ओके, कान्हा मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ताडोबा महाराष्ट्र और सत्यमंगलम तमिलनाडु, पेंच मध्य प्रदेश। ये आपने याद रख लेने। ओके, इनसे कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की लेखक का नाम बताएं। ओके, तो जो इसके लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन डी नीरजा चौधरी। ओके, अब ये बुक कैसी है? ये आपके सामने दिखाई हुई है, इस तरह की ये बुक है। ओके, नीरजा चौधरी एक वरिष्ठ पत्रकार है। ओके, वरिष्ठ पत्रकार है। इस पुस्तक में आधुनिक भारतीय राजनीति के बारे में लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री देश में शासन किस प्रकार से करता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खगोलीय घटना सुपरमून के दौरान 1 अगस्त की रात को चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरमून होता क्या है। ओके, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ओके, जब वो सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो उस घटना को हम सुपरमून कहते हैं। ओके, अब ये दूरी कितनी थी? तो ये थी 3,57,264, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओके, तो जैसे मैंने बताया सुपरमून धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है तो उसको सुपरमून कहते हैं। और इसी वजह से जो चंद्रमा है वो ज़्यादा बड़ा और चमकीला
दिखाई देता है भाई। जब कोई वस्तु पास में आ जाती है तो वो बड़ा भी दिखाई देगा और चमक रहा है तो चमकीला भी दिखाई देगा। ओके, आगे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये सुपर मून के दौरान। अब सुपर मून के दौरान ये दिया है यहाँ पर कितना, 3,57,264, ये सुपर मून के दौरान है। और जो हमारी आमतौर पर दूरी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3,84,400 किलोमीटर। ओके, अब अपोजी की घटना क्या होती है, जब चंद्रमा सूर्य से अधिक दूरी पर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजी। अब उस समय कितनी होती है, 4,05,500 किलोमीटर, ये होती है अपोजी। ओके, क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विस्तार करके दबदबा बनाने के चीन के मंसूबे पर भारत और ब्राजील ने पानी फेर दिया। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रिक्स, ऑप्शन सी। ओके, अब ब्रिक्स की फुल फॉर्म की अगर बात करें, BRICS, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बाद में ब्रिक्स का सदस्य बना है, पहले ब्रिक था। ओके, तो ऑप्शन सी हो गया। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि दिया है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब जो साउथ अफ्रीका है वह 24 दिसंबर 2000 को इसका सदस्य बना था। अब हुआ क्या, कैसे मंसूबे में पानी फेर दिया। अब जो चीन है, चीन ब्रिक्स में इंडोनेशिया और सऊदी अरब को मिलाना चाहता था। किसको मिलाना चाहता था, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। क्यों मिलाना चाहता था, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ इसके अच्छे गहरे व्यापारिक संबंध हैं। ओके, अब इनको मिलाकर ये क्या करना चाहता था, यानी कि ब्रिक्स में अपना वर्चस्व बढ़ाता और फिर ब्रिक्स में अपना दबदबा बनाना चाहता था। तो इस मंसूबे पर भारत ने पानी फेर दिया। ओके, भारत और ब्राज़ील ने पानी फेर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा हमारा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा हमारा नरेंद्र मोदी। ओके, तो पुणे में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को यह सम्मान मिला और ये इस सम्मान को पाने वाले 41वें व्यक्ति बने। ओके, 41वें व्यक्ति बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है। अब कई बार WWW की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपने याद रख लेना है, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना आपने, यह 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। ओके, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को वेब का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से जानकारी ब्राउज करने की क्षमता के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेट के संस्थापक टिम बर्नर्स-ली का सम्मान और आभार के लिए मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पक्षी लोगो को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या है। अब जो पहले ट्विटर का लोगो था एक चिड़िया का था, एक पक्षी का, अब ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया। अब क्या बना दिया, ये बना दिया एक्स। क्या, एक्स। ओके, किस तरह का बनाया देखते हैं आगे। ये देखो, पहले इस तरह का था, और अब कैसे बना दिया, अब ऐसा बना दिया। ओके, पिछले साल एलन मस्क द्वारा ट्विटर को 44 मिलियन डॉलर में खरीदने के बाद यह नवीनतम व्यापारिक बदलाव है। ओके, कितने में खरीदा, 44 मिलियन में।
मिलियन डॉलर में। तो ये याद रखना आपने, पहले ये था, अब क्या हो गया, अब इस तरह का लोगो हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया? तो कौन सा दर्जा दिया? ऑप्शन बी, महारत्न का दर्जा दिया है। ओके, वित्त मंत्रालय के इस फैसले के साथ अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। महारत्न कंपनियों का दर्जा केवल नवरत्न कंपनियों को ही मिलता है। पहले यानी कि वो क्या होती हैं, नवरत्न, और नवरत्न के बाद क्या होती हैं, महारत्न। ओके, कुछ कंपनियां दी हैं, वो आपने याद रख लेंगे, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। देखो ये हैं, ये कौन सी कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों के नाम हैं। कौन कौन सी हैं? 13। देखो ये कितनी कंपनी है? 13 कंपनी है। ओके, टोटल 13 कंपनी हैं जो महारत्न कंपनी है। ओके, क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत को 5 साल में पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च विशल मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है, कितनी लागत है उसकी? देखो उसमें जो लागत आई है वो कितनी है, 2600 करोड़, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब ये जो है पोलर ध्रुवीय अनुसंधान पोत, ये क्या करता है? अब आपको पता है कि जो पोल होते हैं उन पर बर्फ जमा होता है, तो वहाँ पर चलने के लिए यह है बर्फ़ को काट कर उस पर पानी, यानी कि उसको काट कर उस पर चलता है, जैसा कि ये आपको चित्र में दिखाया गया है। ओके, ये इसका काम है। ओके, और इसकी लागत कितनी है, 2600 करोड़। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में इसके बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अंटार्कटिका में अपने ठिकानों को बनाए रखने के लिए अगले 5 वर्षों में अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाना है। भारत के पास वर्तमान में ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका में 3 रिसर्च बस अनुसंधान स्टेशनों तक निरंतर पहुंचने के लिए बर्फ तोड़ने वाले जहाज़ों की आवश्यकता है। यह जहाज़ कम बर्फ वाली जगह तक पहुंचता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से टीम स्टेशनों तक पहुंचती है। ओके, यानी कि इसका काम क्या है, बर्फ को तोड़कर आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशनों को शामिल किया है? तो कितने स्टेशनों को शामिल किया है? तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 508। 508 स्टेशनों को शामिल किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार 1309 स्टेशनों को आधुनिकीकरण करेगी। पहले चरण में 508 स्टेशन हैं और ये 10 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु। इसमें कुल 24,470 करोड़ की लागत आएगी। ओके, रेल मंत्री की अगर बात करें, कौन है? अश्वनी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? अब हिरोशिमा एक जापान का शहर है जिसमें 6 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त को। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 6 अगस्त। ओके, अब कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो 6 अगस्त में गिराया गया था उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। ओके, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। ओके,
इसके 3 दिन बाद जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था और उस बम का क्या नाम था? फेटमैन। ये भी आप याद रखना है, क्या नाम था? फेटमैन। कहाँ गिराया था? नागासाकी शहर। इस परमाणु हमले में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी और जिनकी बची थी वो बस बहुत यानी कि नरक से बदतर उनका जीवन हो गया था, क्योंकि आज भी वहाँ पर परमाणु बम का प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, और दुनिया में पहली बार और आखिरी बार वही समझ लीजिए कि ये 2 परमाणु हमले हुए थे, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ओके, इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस पर परमाणु बम, परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ओके, मई 2023 में G7 समिट हिरोशिमा में हुआ था, जापान में। ओके, ये भी आपने याद रख लेना है। G7 का जो समिट हुआ था 2023 में मई में, वो कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में आयोजित हुआ था। ओके।